नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल के समीकरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल के समीकरणों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए ये है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। ठीक है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण अगर मुझे यहाँ से प्राप्त करना हो तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यह समीकरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए गाउस के नियम पर आधारित है। और गाउस का नियम क्या होता है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुणा होता है। ये होता है अपना गाउस का नियम, अर्थात फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आगे देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार विद्युत क्षेत्र ई के लिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है इंटीग्रेशन ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। चूँकि अपन जानते हैं आवेश घनत्व होता है रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। तो यहाँ से क्या डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी। देन यहाँ से इसका समाकलन कर दूंगा तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी रो इंटू डी वी, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए अपन समीकरण 1 की बात करूँ मैं यहाँ से, तो समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में मैं पुट कर दूँ तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू की वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वी रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर ये वाली वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण में अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ε नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी। आगे देखिए, यहाँ से अकॉर्डिंग टू गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है कि इसके द्वारा क्षेत्रफल समाकलन को अपन आयतन समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समीकरण इसका 4 का जो LHS पार्ट है उसको मुझे आयतन समाकलन में कन्वर्ट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी, ये यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। तो समीकरण 4 और 5 से आगे देखिए, यहाँ से समीकरण 5 ये रहा और समीकरण 4 आपका ये रहा। समीकरण 4 और 5 से क्या रख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वी इज इक्वल टू 1/ε नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी। देन दोनों तरफ अगर मैं तुलना करूँ तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू आता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। समीकरण 6 है वो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, और इस समीकरण को अपन गाउस का नियम भी कहते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि विद्युत विस्थापन सदिश डी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा रो। ओके स्टूडेंट्स, ये था मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। आगे यहाँ से बात करूँ मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। यह समीकरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम पर आधारित है। यह समीकरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम पर आधारित है। प्रथम समीकरण था वो आपका विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम पर आधारित था। द्वितीय समीकरण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस पर नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है, अर्थात फाई बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ से आगे हो जाएगा डी फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। देन यहाँ से फाई बी क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन से बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन। देन समीकरण 7 और 8 से मैं क्या रख सकता हूँ, फाई बी की वैल्यू क्या है 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ एस बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 9। यह समीकरण मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण का समाकलन रूप है। आगे देखिए, अगर इसको मुझे अवकलन रूप में कन्वर्ट करना हो तो मैं गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या लिख सकता हूँ कि गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जो क्षेत्रफल समाकलन है वो आयतन समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इंटू डी वी। आगे समीकरण 9 से देखो बी डी एस वेक्टर की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। जो समीकरण 10 है वो आपका मैक्सवेल का मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहलाता है। समीकरण 10 मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहलाता है। और यहाँ से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होता है 0। आगे देखिए मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। यह समीकरण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। इस नियमानुसार किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमेशा
हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है, अर्थात अपसारण इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के d∅v अपॉन dt। ओके, जहाँ पर अपसारण क्या है, EMF है आपका। तो देखिए यहाँ से अपन जानते हैं आगे कि अपसारण की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, तथा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार अपन जानते हैं कि d∅v इज इक्वल टू होता है b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देन यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो ∅v इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ s b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखिए यहाँ से मैं बात करूँ समीकरण 11, 12 और 13 से, समीकरण 11, ये 12 और ये रहा आपका 13, इन चारों समीकरणों से अगर मैं बात करूं तो चारों समीकरणों से क्या हो जाएगा मेरे पास, तो देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के डी बाई डी टी ऑफ फाइव की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, ये वाली फाइव की वैल्यू उठा के यहाँ पर इस समीकरण में मैं पुट कर दूंगा। तो माइनस के डी बाई डी टी ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन मेरे को ये वाली वैल्यू उठा के 11 में रखनी है। ओके, देन 11 का मान उठा करके जो वैल्यू है उसको कहाँ पुट करना है, 12 में एक ही जगह पे पुट करना है। तो मेरे पास समीकरण 14 बन जाएगा। ये समीकरण 14 ही है वो आपका मैक्सवेल का तृतीय समीकरण का समाकलन रूप है। अब यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू स्टोक-करल थ्योरम, स्टोक-करल थ्योरम क्या कहता है कि इसके द्वारा अपन लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो LHS पार्ट है वो लाइन इंटीग्रल में है, लाइन इंटीग्रल में है। तो यहाँ से ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा कर्ल ऑफ ई इंटू डी एस वेक्टर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण 14 में अगर मैं पुट कर दूँ तो कर्ल ऑफ एस इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू माइनस के डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ तुलना कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल टी। और जो समीकरण 15 आ गया, ये समीकरण 15 ये मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। यह समीकरण एम्पियर के परिपतीय नियम पर आधारित है। इस नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र द्वारा परिबद्ध लेवल को पार करने वाली, बंद वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली कुल धारा आई तथा म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया आपका एम्पियर का परिपतीय नियम, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू आई, जहाँ म्यू क्या है, माध्यम की पारगम्यता। और यदि यहाँ पर धारा घनत्व जे हो तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो समीकरण 16 और 17 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 16 और ये 17। तो यहाँ से आई की वैल्यू 17 की वैल्यू उठा के 16 में रख दो, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन ऑफ एस जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आगे अपन यहाँ से बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टोक-करल थ्योरम, तो यहाँ से कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ बी इंटू डी एस वेक्टर। तो यहाँ से कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मतलब यहाँ से इस थ्योरम का यूज इस वाली इक्वेशन में मेरे को करना है। अब अगर यहाँ से मैं दोनों तरफ तुलना कर लूँ तो दोनों तरफ तुलना कर लूँगा तो मेरा यहाँ से बन जाएगा कि आप कर्ल ऑफ बी वेक्टर है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, म्यू जे। तो देखिए यहाँ से कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जे, ये मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।